Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. So sathology मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है mythology मतलब जो मिथ, जो काल्पनिक है, झूठ है, उसकी पढ़ाई, उसका विज्ञान। दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में सत्य की पढ़ाई नहीं होती। एक नैरेटिव पढ़ाया जाता है, हिस्टोरिकल नैरेटिव पढ़ाया जाता है। तो अमेरिका पढ़ाता है कि अमेरिका की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की जीत हुई, यूके पढ़ाता है यूके की वजह से हुई, और रशिया फैलाता है कि उसकी वजह से हुई, जबकि सत्य कुछ और होता है। सत्य कुछ और था वर्ल्ड वॉर 2 में। और भी बहुत सारे अनेक विषय हैं, और यूरोप की श्रृंखला में हम लोग उन तथ्यों को जान रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कौन आने वाला है अभी बात करने के लिए। तो उन तथ्यों को हम जान रहे हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने भी कभी नहीं सुने। मैं भी पहली बार आपके जैसे सीख रहा हूँ वहां पे। तो लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुम लता केडिया। नमस्कार जी। नमस्कार। सबको नमस्कार जो जिनको मैं देख नहीं पा रही हूँ जी। सब सबके आदित्य जी को और आपकी टीम को सबको नमस्कार। नमस्ते। और जो लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज कंटिन्यू, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। पूरी प्लेलिस्ट है वहां पे, आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो कुसुमलता जी, हम लोगों ने यूरोप की के का जो लाइफ स्टाइल है डिस्कस किया, हम लोगों ने किस तरह उनका जीवन शैली है और किस तरह वो सोच रहे हैं, किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं। और सबसे जी। अजीब भी बात थी, पिछला वीडियो अगर लोग देखेंगे नंबर 5 वाला, उसमें हमने देखा कि लोग छाते क्यों पहनते, छाते क्यों लेके घूमते हैं हर जगह। मेरे को ये पता नहीं था ठीक से। मैं यूरोप में बहुत जगह, लंदन में उधर घूमा, छेद में गड्ढे देखे हैं। अभी मुझे सब याद आ रहा है कि गड्ढे क्यों थे सब जगह। लोगों ने गमले रखे हुए हैं वहां पे। मुझे भी लगा गमले अभी रखे। तो मैंने राई बराबर बताया है, जिसको कहते हैं ना एक्लेमेटाइज करना। तो धीरे धीरे मैं एक्लेमेटाइज कर रही हूँ लोगों को, और शायद 25-30 भाषण के बाद मैं जो बताऊंगी उसका टेक्स्ट भी पहले आपको भेज दिया करूंगी, नहीं तो सहन करना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली जी। अगर देखा जाए तो इतना हम लोगों को फैलाया गया, इंग्लिश कल्चर यूरोपियन कल्चर, और तथ्य तो कुछ और ही है कि सफाई नहीं है और किस तरह का जीवन शैली है। और वहां पे अगर हम देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हम सबने बहुत पढ़ा है कि कितनी गंदगी है मैनचेस्टर में, बर्मिंगम में। और लंदन से इन्होंने बहुत सारी चीजें बाहर रखी, लंदन के अंदर नहीं रखी। और यूरोप की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यूरोप में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर भी गंदगी है। जी। तो अब इस विषय पे आगे कंटिन्यू करके हमको बताइए कि और किस तरह का जो लेबर का सिचुएशन है वहां पे था उस समय। आज मैं थोड़ा सा हल्का कर रही हूँ, वो भी लोगों को भारी जाएगा, और प्योर इकोनॉमिक्स पर आ रही। प्योर इकोनॉमिक्स मतलब ये कह रहे हैं जी 1760 में हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है, 19th सेंचुरी में हम कोई इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, और एक कोई वाइट मैंस बर्डन भी हो गया है, एक कोई सिविलाइजिंग मिशन भी हो गया है। तो वस्तुतः हो क्या रहा है वहां? वो स्वयं अपने ईसाई स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ, पुरुषों के साथ, इंग्लिश औरतें, फ्रेंच औरतें, जर्मन औरतें, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड की स्त्री, बच्चों, पुरुषों के साथ क्या कर रहे हैं। और मैं पूरी बात अभी केवल मॉडर्न पीरियड की करूंगी, क्योंकि मिडिवल पीरियड को सुन पाना संभव नहीं है। तो साहब आइए आज हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इसमें अभी अनाज के उत्पादन की बात को और मैं बहुत दिन बाद बताऊं कि कह रहे हैं जी कि कोई बहुत मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, कोई बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस हो रहा है, कोई बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। न्यूटन हो गया है, बेकन हो गया है, और पता नहीं कितने इनके सैकड़ों साइंटिस्ट हो गए हैं। इनका रेनेसा हो गया है, इनका साइंटिफिक टेम्पर हो गया है, इनलाइटेनमेंट हो गया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गई है,
19वीं सेंचुरी आते आते तो सब हो गया है। तो मैं जो बताने जा रही हूँ, तो आदित्य जी से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कुछ क्लासेस शुरू करेंगे इन्हीं विषयों पर, जो गंभीर अध्येता हैं, जो गंभीरता से इन विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं। मैं उनके लिए पिछला एपिसोड की थी, तो उनके लिए अलग से एपिसोड करेंगे या अलग से क्लास के फॉर्मेशन, जो फॉर्मेट आदित्य जी शुरू करेंगे। आज मैं कोशिश करूंगी, ये जो आप लोग की संख्या आ रही है 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 20,000, मेरे लिए माइंड बॉगलिंग है। मैंने तो 1,000 सोचा था, फिर जब 2-3 हजार होने लग गया तो लालच हुआ, तब 10,000 सोचा। तो फिर जब इतने ये लोग जो आ रहे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आगे का सीरीज में चलाऊं। और तो मैंने एवरेज है देखा एक। कमेंट में, हाँ, मैं बता रहा हूँ दर्शकों को कि 1,20,000 व्यूज में भी एवरेज व्यूअरशिप 25 मिनट है। 25 मिनट इज अ वेरी हाई नंबर इन यूट्यूब ऑल्सो। तो को लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, दिख सकता है लोगों को। तो ये कौन लोग हैं जो हैं, उनका बहुत सम्मान करते हुए अब मैं केवल उनके लिए बात कर रही हूँ। तो मैंने कमेंट पढ़ना सीख लिया, जब आप छोटा छोटा देती हूँ तो उसमें मेरी पुस्तकों की बात कर रहे हैं। तो आज एक मैं पुस्तक लेके आई हूँ, समृद्धि अहिंसक भी हो सकती है। ये मेरे और रामेश्वर मिश्र पंकज जी दोनों का ज्वाइंट ऑथरशिप में है, और इसको छापा है श्रद्धेय गोविंदाचार्य जी के संस्थान में। जहां तक मुझे ध्यान है, ये पुस्तक छपी थी 1909 में। तो ये पूरी तरह, जिनको 1920th सेंचुरी यूरोप अमेरिका समझना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन समझना है, और क्रिश्चियनिटी समझना है, आपने 1909 एनवायरमेंट। बोला, 1909 बोला आपने। 2009। 2009, हाँ ठीक, हाँ, 2009। 1909 में तो जन्मी नहीं थी, 54 में जन्मी थी। तो उनके लिए ये पुस्तक है, और मैं आदित्य जी से बात करूंगी कि कैसे इसको वो ऑनलाइन कैसे डाल दिया जाता है, जो सब लोग अपने आप पढ़ सकते हैं। तो वो मैं पूछ के आदित्य जी से करवाती हूँ। तो आज इससे शुरू करती हूँ। तो थोड़ा सा जो आपने पूछा उनके लिए, श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के तो लिए। 2-4 लाइन पढ़ के सुनाती हूँ, थोड़ा मन मजबूत रखिएगा। ये मैं अपनी पुस्तक का बस पेज संख्या बताऊंगी, संदर्भों का पेज संख्या और पुस्तक का नाम नहीं बताऊंगी, वो सबको इसके रेफरेंसेस में जाकर देखना पड़ेगा। 1945 तक 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की उम्र के लड़कों से शुक्रवार की सुबह 6 बजे आरंभ करके शनिवार को शाम के 4 बजे तक काम लिया। और ये कहने वाला कौन है? मार्क्स, कार्ल मार्क्स, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। और ये इसमें कोट कर रहा है, जो मैंने पढ़ा है वो क्या है, जून 1836 के आरंभ में मार्क शायर के मजिस्ट्रेटों को सूचना मिली कि बेटले के आसपास के 8 बड़े मिलों के मालिकों ने फैक्ट्री कानूनों को तोड़ा है। तो क्या तोड़ा है कानून? 19वीं सेंचुरी का है, और यही मामला 20वीं तक चलेगा, वो हम बाद में बताएंगे। 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष का बच्चा, इतना सा बच्चा, उससे शुक्रवार की सुबह से शुरू किया, शुक्रवार का पूरा दिन, शुक्रवार की रात, शनिवार का दिन शाम के 4 बजे तक काम लिया। लगेगा, मुझे भी लगा जब पढ़ा कि नॉट पॉसिबल, तो थोड़ा कलेजा थाम के रखिए आगे। इसके बीच में इनको खाने की का लिए 1 घंटा मिला, कभी कभी आधी घंटा। आधी रात को सोने का 1 घंटा छोड़कर, यानी 6 बजे से शाम का 6:12, अगले दिन का 6:24 घंटा, उसके बाद 4 और 34 घंटे, 24 10 34 घंटे में आधी रात को सोने का 1 घंटा छोड़कर और 1 भी मिनट आराम नहीं करने दिया गया।
यह श्रम इन बच्चों को एक रद्दी घर के अंदर करना पड़ा। जहां ये बच्चे काम कर रहे हैं उसका नाम रद्दी घर है। और रद्दी घर क्या है ये सुनिए। 19th सेंचुरी इंग्लैंड, डेमोक्रेसी, मदर, इसका नकल भारत में नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट को पैर सिर छू के प्रणाम करते हैं। रद्दी घर उस छोटी सी कोठरी को कहते हैं जिसमें उनके फटे पुराने कपड़ों को फाड़कर छोटे छोटे चीथड़े बनाए जाते हैं, जहां हवा, धूल और ऊन के रेशों वगैरह से इस बुरी तरह भरी रहती है कि वयस्क एडल्ट मजदूरों को भी अपने फेफड़ों को बचाने के लिए मुंह पर रुमाल बांधे रखना पड़ता है। छोटा जगह, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड रुमाल कितना बांध रहे हैं, सब कुछ सांस से अंदर जा रहा है, मर रहे हैं और किस तरह मर रहे हैं वो आगे बताए। अब ये सब मैं कोटेशन पढ़ रही हूं। अभी तक हमने उस विभाग में काम के दिन को लंबा खींचने की प्रवृत्ति पर या मनुष्य रूपी भेड़ियों की बेसी श्रम, सरप्लस लेबर जिससे कैपिटल जनरेट होगा, पर विचार किया है, जहां मजदूरों को इस भयानक ढंग से चूसा जाता था कि इंग्लैंड के एक बुर्जुआ अर्थशास्त्री, बुर्जुआ मतलब लॉयल टू क्राउन, एक बुर्जुआ अर्थशास्त्री के शब्दों में एक बुर्जुआ अर्थशास्त्री लॉयल टू क्राउन इकोनॉमिस्ट इन 19th सेंचुरी लिख रहा है, अमेरिका के आदिवासियों पर स्पेन वासियों ने जो अत्याचार ढाए थे ये उससे भी अधिक निर्दयतापूर्ण थे। तो जो इससे चीज निकलती है, ये यूरोप वाले बाहर जो कर रहे हैं वो उससे कम है जो इनके देश के भीतर हो रहा है। ये ध्यान देने की खास बात है। ये जो स्वयं अपने लोगों के साथ कर रहे हैं वैसा ये बाहर नहीं कर पाए हैं। मेरी बात पर भरोसा रखिएगा, मैं जब आगे धीरे धीरे बताती जाऊंगी आपको स्वयं दिखाई देगा। अब मेरी इस पुस्तक का पृष्ठ संख्या 21 और ये मार्क्स का जो संदर्भ है वो इसके रेफरेंस में मिलेगा। 14 जनवरी 1860, ये अभी हुआ था 1836। 14 जनवरी 1860 को नॉटिंगम में एक सभा हुई। उसके अध्यक्ष पद से भाषण किया किसने? काउंटी के मजिस्ट्रेट ने। नाम क्या है? मिस्टर ब्राउटन चार्ल्टन ने। वो कह रहे हैं, बड़े आराम से सभा हो रही है, 9-9-10 बरस के बच्चे, अभी क्या बताया, 12 बरस का बच्चा, 15 बरस का, अब क्या कह रहे हैं, 9-10 के बच्चों को सुबह के 4 बजे, भारत का सुबह नहीं है, ये इंग्लैंड का 1860 का ठंडा, बर्फ गिर रहा है, बर्फ पिघल रहा है, गर्मी भी इनकी हमारे ठंडे से ठंडा है, 4 बजे या रात के 2-3 बजे, घनघोर बदबूदार अंधेरा, उनके गंदे बिस्तरों से उठाकर, जब देह ही नहीं धुलता है तो बिस्तर भी नहीं धुलता है, उनके गंदे बिस्तरों से उठाकर रात के 10, 11 या 12 बजे तक काम के लिए मजबूर किया जाता है। यानी 4 बजे भी शुरू किया तो शाम का 4 बजे 12 घंटा, रात को 10 बजे भी हुआ तो 6 घंटा, और 12-6-18 घंटा। कितना बड़ा बच्चा, 9-10 साल का ये बड़ा बच्चा है। इन बच्चों के साथ और क्या होता है वो हम अगले भाषण में बताएंगे, इसमें आप लोग सह नहीं पाएंगे। अभी इतना ही सुन लीजिए जो उनके भाषण के अंश है। और उसके एवज में उनको बस इतना पैसा देते हैं जिससे मुश्किल से वो अपना पेट भर पाते हैं। कौन? अंग्रेज, ईसाई बच्चे। इंग्लैंड द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, उसका अपना बच्चा। इन बच्चों के अंग दुर्बल हो जाते हैं,
अस्थि पंजर सिकुड़ जाता। ये कुसुमलता केटिया नहीं बोल रही है। यह 14 जनवरी 1860 के नॉटिंघम के सभा भवन में वहां का काउंटी मजिस्ट्रेट मिस्टर ब्राउटन चार्टन बोलता है। अस्थि पंजर सिकुड़ जाते हैं मेल न्यूट्रिशन से, चेहरे खून की कमी से एकदम सफेद पड़ जाते हैं तथा उनका मनुष्यत्व पूरी तरह एक जड़ निद्रा में खो जाता है। ये तो जागृत अवस्था में भी नहीं है। थोड़ा दिल थाम के रखिएगा, अभी 6 साल के बच्चे का भी वर्णन आएगा और कुछ जो गंभीर वर्णन है उसको मैं स्किप करूंगी, वो बाद में लूंगी। और उनका मनुष्यत्व छोड़िए, वो मनुष्य एक ऐसी गहरी जड़ निद्रा में खो जाता है जिसके बारे में सोचने में डर लगता है। बोलने वाला ब्राउटन चार्ल्टन। अब ये कह रहे हैं उस शहर के बारे में कोई क्या सोचेगा। ये भी वही कह रहा है जिस शहर में ये मांग करने के लिए पब्लिक मीटिंग होती है, सार्वजनिक सभा होती है कि पुरुषों का, वयस्क पुरुषों का, एडल्ट मेल का काम का घंटा कम कर दिया जाए। कितना? घटाकर 18 घंटा कर दिया। 1860, फिर 18 घंटे से 16 होगा, 14 होगा, 12 होगा। 12 घंटा होते होते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, फिर घंटा बढ़ जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। 8 घंटा होते होते तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंतजार करना पड़ेगा, यानी 1860 से 1950-90 साल का। अब पेज 22। अब इसमें कुछ बच्चों से इंटरव्यू है कार्ल मार्क्स का, वो बता रहा है। 9 वर्ष का विलियम वुड, मैंने जो शुरुआत किया 12 से 15 वर्ष, पहला, दूसरा किया 9 से 10 साल। ये 20th सेंचुरी इंग्लैंड का भावी पीढ़ी है और हम लोग बात करते हैं उनके शिक्षा की, उनके सिविलाइजिंग मिशन की। 9 वर्ष के विलियम वुड ने जब काम करना शुरू किया था तब उसकी उम्र 7 वर्ष 10 महीने थी। ये थोड़ा सा बोल दे रही हूं। शुरू से ही वह सांचे ढोता था। सांचा फ्रेम, सांचे में ढली हुई वस्तुओं को सुखाने के कमरे में ले जाता था, फिर खाली सांचों को वापस लाता था। 7 बरस का दुबला पतला मैल न्यूट्रिशन वाला बच्चा भारी भारी वजनी सांचे ढो रहा है। 6 बजे आता था और रात को कोई 9 बजे काम करना बंद कर देता था, यानी 15 घंटा। इसका मालिक कोई अति दयालु ईसाई था। उसने बताया, किसने? वही 9 वर्ष के विलियम वुड ने। हफ्ते में 6 दिन मैं रात को 9 बजे तक काम करता था। 7 या 8 हफ्ते तक मैंने इसी तरह काम किया। अब इसको छोड़ दे रहे हैं। फेनी फेरनी हाउ नामक 10 वर्ष के बच्चे ने बताया कि भोजन के लिए ये जो 15-16 घंटा है, मुझे 1 घंटा हरदम नहीं मिलता था, कभी कभी मिलता था। कभी कभी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को केवल आधा घंटा। अभी तो मैंने आपको वो स्क्रैप हाउस, रद्दी घर का बताया। अब एक और थोड़ा सा आगे, 19 सेंचुरी के बिगिनिंग में वहां दियासलाई, माचिस बनाने का उद्योग आया, जिसमें लकड़ी के टुकड़े के घोल को एक फास्फोरस में डाल के निकालते हैं। दियासलाई उद्योग में फास्फोरस लगाने की पद्धति का आविष्कार हुआ। 1845 के बाद तेजी से विकास हुआ और वह खास तौर पर लंदन की घनी बस्तियों में, साथ ही मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल, ब्रिस्टल, नॉर्विच, न्यूकैसल और ग्लासगो में भी फैल गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, माचिस बना रहे हैं, कैसा साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। नन्हे नच्चे बच्चे घोल में दियासलाई के टुकड़ी को घोल में डाल के सुखा के बंद करेंगे।
उसके साथ एक खास बीमारी फैल गई, उसका नाम नहीं बता रही। इन मजदूरों की आधी संख्या 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं और कुछ 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं। अब थोड़ा, यह उद्योग इतना गंदा और स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक समझा गया। वो वाला स्वास्थ्य के लिए सब बढ़िया है, 15 घंटा 18 घंटा काम करना, उठा लेना, 30 घंटे तक लगातार काम करना, वो ठीक ठाक है। ये हानिकारक, इतना हानिकारक है कि सबसे इन शहरों के मजदूरों का सबसे गया गुजरा हिस्सा, यानी वे विधवाएं, वे अंग्रेज विधवाएं, क्या उम्र, 25 साल 30 साल, बच्चा कितना, 13 साल 16 साल, क्यों 13 साल 14 साल 16 साल की उम्र में नन्ही नन्ही किशोरियां बच्चे को जन्म दे रही हैं। और इसी प्रकार के अन्य लोग ही अपने बच्चों को, अपने फटे हाल सूखी जाहिल संतान को इस काम के उद्योग में भेजते। ये मेरा भतीजा आ गया है, आदित्य जी, आपको हेलो कहने। हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो। प्रणाम बोले थे ना, करे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आपका नाम क्या है? अभी तो बताया था, फिर से बताइए। राज्यवर्धन। अरे राज्यवर्धन वाह, के राज्यवर्धन। दिया, राज्यवर्धन केडिया मेरा पूरा नाम। पूरा नाम, ओके, राज। तो राज का वर्धन करेंगे, कौन सा राज है आपका, बताइए जरा। भारत राज्य का वर्धन करेंगे। हाँ, रोज सवेरे क्या कहते हैं पूजा घर में, आप बता दीजिए। गायत्री मंत्र पूरा पढ़ो, बोलो। ये छोटा सा बच्चा। धियो यो न प्रचोदयात्। अरे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सुंदर, ये बहुत। हमारे बच्चे हैं, और अभी दूसरे बच्चों का वर्णन चला है। कितना कंट्रास्ट है कि हमारे बच्चे गायत्री मंत्र करते हैं और उनके बच्चे बेचारे लेबर कर रहे हैं। और एक एक प्रश्न में आता है कि इतने छोटे बच्चों को, जो अभी आजकल लेबर लॉज बनाते हैं, एंटी चाइल्ड लेबर बनाते हैं, लॉज हाँ। बनाते हैं, तो वो अभी पूरी दुनिया पे अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये देश लेक्चर्स दे रहे हैं भारत को कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। भारत के चाइल्ड लेबर का कोई प्रोडक्ट हम इसीलिए खरीदेंगे। मैं जो ये पढ़ रही हूँ, और अभी जो हो रहा है वो इतना भयंकर है, वो शायद मैं शो के अंत में बता पाऊँ, हम्म, जब अपने लोग कंक्लूड करने लगेंगे। इस समय जो यूरोप अमेरिका पूरा, इसको कहते हैं यूरोप एंड यूरोपियन ऑफशूट, वो तो अभी वाला तो हम बता ही नहीं पाएंगे। सब इतना सुन लेंगे और कहेंगे वो भी बता दो भाई, तो वो बताऊंगी। ये तो अभी मैं बहुत हल्की फुल्की बातें कह रही हूँ। जब मैं ये बताऊंगी कि जब ये 7 साल के बच्चों को काम सीखने के लिए सीनियर मजदूर के यहाँ भेजते हैं, तो मजदूर उसका सर पकड़ के बार बार दीवार में तोड़ता है, सर में कांटी ठोकता है। और ये 19th सेंचुरी, केवल इंग्लैंड नहीं, ये पुस्तक, चूंकि मैं भारत इंग्लैंड संबंधों पर मैंने बहुत काम किया, तो ये उद्धरण इंग्लैंड के हैं। जो इंग्लैंड के लिए सही है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए और ज्यादा सही है। और ज्यादा सही है, बिल्कुल। अभी भी क्यों? हम। क्योंकि पूरे यूरोप का जो सबसे परिहा क्लास, निचला दर्जा है, वो अनबेरेबल कंडीशन से भाग के वहां जा रहा है। आ रही। तो वहां जो हो रहा है, अमेरिका में बताएंगे कहीं शो ना बंद हो जाए, इसलिए इंग्लैंड का ही बता। नहीं, अमेरिका में तो बोल अब सकते हैं आप। कब जो ये बच्चों का नाम है, लोग बोलेंगे जी कैसे पता। 1863 में कमिश्नर ने जितने गवाहों के बयान लिए थे, इसमें डिटेल है, 270 बच्चे थे, कितने 10 साल, कितने 14 साल,
वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को 12 से लेकर 14 या 15 घंटे काम करना पड़ता था। कुछ बच्चे 5 साल के हैं और 6 साल के हैं। मेरी पुस्तक का पेज संख्या 23 और इन सारे कोटेशंस का संदर्भ पीछे रेफरेंस में दिया हुआ है। एक बच्चा कह रहा है पेज 23 पर, इसके पहले, भोजन प्रायः काम के कमरों में करना पड़ता था जो फास्फोरस के जहरीले धुएं से भरे रहे। अब बीच का, अच्छा चलो पढ़ देते। पेज संख्या 23। डब्लू डफी नाम का एक आदमी कह रहा है, मैंने वह वक्त भी देखा है जब कोई भी बच्चा, किसका बच्चा, रूलिंग क्लास का बच्चा, व्हाइट मैन्स बर्डन वाले का बच्चा, गोरा बच्चा, ख्रीस्त बच्चा, यूरोपीय बच्चा, क्या काम करने के लिए अपनी आंखें खुली हुई नहीं रख पा रहा था। भारत में और अन्य एशियाई देशों में ये किसी घर के बच्चे के साथ नहीं हुआ, ये किसी घर की स्त्री के साथ नहीं हुआ था, ये किसी घर के एडल्ट पुरुष के साथ नहीं हुआ था। क्या कि कोई भी बच्चा काम करने के लिए अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा है, और बच्चे ही क्यों, वास्तव में हम में से कोई भी अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहे हैं। लगातार काम सो रहे हैं। अभी क्या आगे होगा बता रही हूँ। उसमें एक बच्चा है, जे लाइट बोर्ड, वो कमिश्नर के सामने गवाही दे रहा है, क्या मेरी उम्र 13 साल है। पिछले जाड़ों में हम लोग रात के 9 बजे तक काम करते थे। वहां हीटर नहीं चलता है, वहां फास्फोरस का धुआं है, बिजली नहीं आया है, गैस नहीं है, लकड़ी या कोयले से घर गर्म इनके लिए नहीं किया जा रहा है। जिनके घर गर्म किए जा रहे हैं, लकड़ी जला के फायर प्लेस, उसकी चिमनी में इन दुबले पतले नन्हे बच्चों को जब घुसाया जाता है, नुकीली लकड़ी से ठोक ठोक कर, उनके हाथ पांव जब टेढ़े होते हैं, वो 2-3 शो के बाद बताओ। पिछले जाड़ों में हम लोग रात के 9 बजे तक काम करते थे, और उसके पहले वाले जाड़ों में रात के 10 बजे तक। जाड़ों में मेरे पैर इस बुरी तरह फट जाते थे कि मैं रोज रात को दर्द के मारे रोया करता था। इन बच्चों के पास जूता नहीं है, मोजा नहीं है, पैंट नहीं है, बर्फ में, गंदगी में, ठंडे में सब नंगे पांव, अंगुलियां सड़ रही हैं, कर रही हैं। वो अभी कुछ नहीं बता रही हूँ, सब बाद में बताऊंगी जब मेडिकल पर आऊंगी। फिर एक सज्जन है या दुर्जन है, ख्रीस्त मजदूर है, जी एप्सडेन ने बताया कि मेरा यह लड़का जब 7 वर्ष का था, तब मैं उसे अपनी पीठ पर चढ़ाकर बर्फ पार करके, इंग्लैंड में बर्फ है, आयरलैंड में बर्फ है, स्कॉटलैंड में बर्फ है, फ्रांस में बर्फ है, नॉर्वे स्वीडन में बर्फ है, तो बर्फ में कंधे पर टांग कर ले जाता था और ले आता था। और पिता के पास भी जूता नहीं है, मोजा नहीं है, पैंट नहीं है, कपड़ा क्या पहनते थे बताएंगे शायद आज, शायद। वहां वह रोज 16 घंटे काम करता था। छोड़ दीजिए कि भाई तो आप जहरीला बहरीला बता रही है। अब रोटी बनाने का उद्योग 24, वहां है ना, बड़ा फैशन है, ब्रेड बना बना खा रहे हैं, गोल गोल, लंबा लंबा, चौकोर चौकोर। तो साहब बना बनाया ब्रेड मिलता है। तो 19 सेंचुरी भारत का राजा इनको लोग बता रहे हैं, क्वीन विक्टोरिया बता रहे हैं, क्वीन विक्टोरिया की भी कथा बताएंगे। भारत के मजदूरों को बकिंघम पैलेस में बुलाकर अपने साथ वो भोजन करा रही है। कब? 1885 में। फोटोग्राफ भी मैं आपको दिखाऊंगी शायद अगले शो में। काहे की रानी और उसके जो ऑफिसर हैं, यहाँ से कोई कारीगर इंग्लैंड जाने को तैयार नहीं है, तो वो रानी के जो अंग्रेज मातहत भारत में हैं,
वो आगरा के जेल से कैदियों को उठाकर वहां ले जा रहे हैं, जो रानी के साथ भोजन कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के बकिंगम पैलेस पे, और ये कह रहे हैं जी भारत गुलाम है। अरे तुम गुलाम हो यार, तुम नरक में जाओ। ये पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन जरूर पढ़ने वाले पढ़ें, पेज 24, 25, 26। रोटी बनाने का काम हम लोगों को लगेगा आटा गूंदा और रोटी बना दिया, इसमें कौन सा मेहनत का काम है? कैसा मेहनत है? नित्य 19 से 20 घंटे, और बाकी दिन का घंटा अभी बताएंगे। लंदन में रोटी बनाने वाले कारीगर का काम, लंदन माने पूरा यूरोप का काम, आमतौर पर रात को लगभग 11 बजे शुरू होता है। उसका बहुत डिटेल दिया है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, आटे पर लोदी पर सो जाता है, वगैरह वगैरह। रात को 11 बजे के आसपास काम शुरू होता है, और दो एक छोटे छोटे अवकाशों के साथ अगले रोज सुबह के 8 बजे तक रोटी पकता रहता है, क्योंकि आटा सानते हैं, गूंथते हैं, क्या क्या करते हैं, खमीर उठाते हैं। उसके बाद वे दिन भर यानी शाम के 4, 5, 6, यहाँ तक कि 7 बजे तक रोटियों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, यानी 20 घंटा हो गया। और कभी कभी तीसरे पहर को उनको फिर रोटी पकाने के कमरे में घुसकर बिस्किट बनाने में मदद करनी पड़ती है। और जहां ये रोटी बनती है, रोटी या ब्रेड बनता है, उस कमरे का तापमान 75 से लेकर 90 डिग्री तक रहता है, और बाहर बर्फ होता है, पानी बरसता है, बर्फ पिघलता है, कीचड़ होता है, कादो होता है, टट्टी तो खैर होता ही है, आदमी का भी, सुअर का भी, कुत्ते का भी, घोड़े का भी, सबका मिक्स्ड टट्टी रहता है। इनके पास जूता चप्पल और छाता नहीं होता, ये भी कपार पर ही रहता है। काम खत्म करने के बाद उनको कभी कभी 5-6 घंटे और कभी कभी केवल 4-5 घंटे सोने के लिए मिलते हैं। कितने घंटे का काम खत्म करना? 20, 19-20 जोड़ लिया, कभी कभी 24-25 घंटा। और उसके बाद यही क्रम शुरू हो जाता है, किंतु शुक्रवार के दिन वे जरा जल्दी काम शुरू कर देते हैं, करीब 10 बजे, और कभी कभी शनिवार की रात के 8 बजे तक, और आमतौर पर रविवार की सुबह 4 या 5 बजे तक रोटी पहुंचाने में लगे। अब घंटा आप लोग जोड़ लीजिएगा। अब इन काम करने के कारण क्या होगा? इनको मृत्यु दंड मिलेगा, वो सुनिए। या एक लाइन और, जब सप्ताह समाप्त होने के करीब आता है, वीकेंड, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे, संडे, तब कारीगर लोग बृहस्पतिवार को ही, थर्सडे को रात को 10 बजे शुरू करके शनिवार की तरह रात तक लगातार काम करते जाते हैं, बीच में जरा सी देर के लिए छुट्टी। अब पेज 26, ये जो कारीगर हैं, ये थके हुए हैं, नींद में बोझिल हैं। 14, 18 और 20 घंटे तक काम जब लिया जाने लग गया, छुट्टियों के दिन काम का विशेष दबाव होता है, और छुट्टियां मनाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, तो अक्सर उनको बिना किसी अवकाश के 40 से 50 घंटे तक काम करना। कोई विश्वास कर सकता है? कोई एक उदाहरण दे सकता है कि भारत के किसी कोने में जेल में सजा याफ्ता कैदी से ये अंग्रेज भारत में 40 घंटा काम ले पाए क्या? तो ये सुनाने का मतलब ये है, भारत, अफ्रीका, अमेरिका की जो शक्ति है, जिसके कारण ये वो नहीं कर पाए जो ये अपने सिटीजन्स के साथ कर रहे हैं। सिटीजन हम कह रहे हैं, ये सिटीजन नहीं है। अभी बताएंगे, ये भेड़ के मांस से सस्ते हैं। अभी आज ही बताते हैं, रुको। मैं आपको लोगों को, दर्शकों को एक बात बता दें कि जब अमेरिका में ये जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं पश्चिमी तट की तरफ जा रही थी, इन्होंने इनाम घोषित किया था साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, मोंटाना, यूटा में, कहाँ के लोगों का, वहां पे मॉर्मॉन रहते हैं। उन्होंने इनाम घोषित किया था कि कोई स्काल्प स्काल्प मतलब खोपड़ी का ऊपरी पार्ट बाल के साथ काट दे स्कल को आधा, तो आदमी तो मर जाएगा, तड़प तड़प के मरेगा। तो उसको, अगर वो इनकी यूएस आर्मी, ऑफिशियल यूएस आर्मी की बात हो रही है, उसको देगा, तो उसको हर स्काल्प के ऊपर इनाम मिलेगा। तो उसमें बच्चे, औरतें और पुरुष तीनों इंक्लूडेड है।
तो एक भी बचना नहीं चाहिए, बच्चा भी नहीं बचना चाहिए। इस तरह अमेरिका को ऑक्यूपाई किया। और आज अगर अमेरिका के लोग दुनिया को ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाते हैं, तो ये ह्यूमन राइट्स नेटिव अमेरिकन रो रो के चिल्ला रहे हैं। नेटिव अमेरिकन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया अमेरिकन गवर्नमेंट के विरुद्ध कि वो इलीगल गवर्नमेंट है, इसको इलीगलाइज किया जाए। इसलिए आज अमेरिका में भी दो प्रेसिडेंट रहते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, दूसरा होता है नेटिव अमेरिकन प्रेसिडेंट, दोनों अलग अलग है। और लेकिन इसके विषय में आज तक सुनवाई हुई नहीं। तो और अगर मैं जब देखता हूँ कि बार बार यूएससीआरए भारत के विरुद्ध बोलता है ह्यूमन राइट्स, जबकि बिल्कुल विपरीत सिचुएशन है भारत में हिंदुओं को ह्यूमन राइट्स कम है। तो लेकिन फिर भी वो भारत उस पॉइंट को कभी रेज ही नहीं करता है। और कि आपके देश में क्या हुआ आपके मूल निवासियों पे, बाकी तो सब सेटलर्स हैं। तो ये जो आप बता रही हैं बिल्कुल सच बैठता है, क्योंकि ये जो वर्णन है, मैं यहाँ का प्रैक्टिकल आज का हिस्ट्री देख रहा हूँ। बहुत सारे चैनल से यूट्यूब पे लोग देख सकते हैं नेटिव अमेरिकन के द्वारा, वो लोग ये कहानियां को बार बार बताते हैं, उन सबके चैनल बैन कर दिए जाते हैं एक शो के बाद, क्योंकि 21वीं शताब्दी में ये क्या 20वीं में क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, ये 40 शो के बाद बताओ, नहीं तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। आपने जो ये शो शुरू करवाया आदित्य जी, वो इसी के लिए कि जब लोग जानेंगे ये कौन लोग हैं, सेम माइंडसेट, जिनसे नॉन यूरोपियंस या नॉन क्रिश्चियंस को डील करना है। till we know them, till we understand them, we cannot deal। और ये जब मैं लिख रही थी, पढ़ रही थी, तो मैं लगातार वो जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का जो एकदम एब्सर्ड फिल्म आते थे, पड़ोसन वगैरह, उनको देखती थी, जिससे इसको मैं भूल सकूं। और ये जो लिखा है ये बहुत थोड़ा लिखा है, पूरा लिख दूं तो भारतीय लोग सुन नहीं सकते, किताब पढ़ नहीं सकते। अगर मैं नहीं पढ़ पाई तो वो भी नहीं पढ़ पाए। तो ये जो बता रही हूँ ये हल्का फुल्का बता रही। और ये जो वेस्टर्न फिल्म इंडस्ट्री है, बिल्कुल उल्टा जो आइडियल होना चाहिए उसको दर्शाता है, ताकि लोगों को लगे कि कितना अच्छा देश है, लॉ कितना देख रहे हैं। और हर जगह इनके हीरोज आते हैं लोगों को बचाने के लिए, वो एक्चुअली इसी तथ्य को छुपा रहे हैं, सारे तथ्य छुपा रहे हैं कि ये क्या हुआ इस देश में, अमेरिका में क्या हुआ, कनाडा में क्या हुआ, साउथ अमेरिका में क्या हुआ। और जो इनका मूल निवासी एंग्लो सैक्सन, में उनको बुलाता हूँ एंग्लो सैक्सन्स ने क्या क्या किया वो। और अभी लोग बोलते हैं कि वाइकिंग आप तो जो बताएंगे आदित्य जी, आपको आपकी बात से मुझे लगता है नहीं पता, एक केवल बता रहे हैं, बीटिंग ब्लू एंड ब्लैक। किसको? टू योर बिलवेड बिफोर सेक्सुअल एक्ट, फॉर इरोटिक, फॉर इरोटिसिज्म, टू योर बिलवेड। कब? 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी। आप लोग को तो छींट भी नहीं पता है। ये सब हम बहुत देर से बताएंगे, अभी तो थोड़ा इनकी टेस्टिमनी सुना। हम्म, हाँ, जब स्पेशल ट्रेन चल रही है तो अक्सर बिना अवकाश के 40 या 50 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। ये कह रहा है कि ये जो मजदूर हैं ये देवता नहीं है, दैत्य भी नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं है। मैल न्यूट्रिशन, बीमार, कमजोर, कंगाल, दरिद्र, दया के पात्र मनुष्य हैं। आखिर एक ऐसा क्षण आया, हिला देगा आपको, जो अब मैं बोलने जा रही हूँ, ध्यान से और मन को थाम के सुनिएगा। जब उनकी श्रम शक्ति जवाब दे गई, चेतना शून्यता ने उन्हें आकर घेरा, उनके दिमाग ने सोचना और आंखों ने देखना बंद कर दिया। पर अंग्रेजी अदालत की जूरी के परम संभ्रांत सदस्यों ने उनके मुकदमे का यह फैसला किया। रुकिए, अभी जरा सा हम बता दें एक चीज, ये मुकदमा क्या मामला है। मुकदमा ये है कि लंदन में ये जो ट्रेन चला रहे हैं, ये तो ट्रेन चलाने में उन
ड्राइवर, कोयला डालने वाला, और जो जो नाम है, सिग्नल मैन वगैरह वगैरह, इनसे भी इसी तरह का काम लेते हैं। तो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है। और ये जो लिखा है ना 40 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, ये ट्रेन के संचालन वालों का है कि उनसे इतने घंटे काम लिया जा रहा है जब स्पेशल ट्रेन चल रही है। तो दिमाग ने सोचना बंद कर दिया, आंख बंद हो गया। तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो मुकदमा चला। तो अदालत में ज्यूरी होता है। हॉलीवुड और बॉलीवुड कैसा ज्यूरी दिखाता है। तो ज्यूरी ने फैसला दिया कि इन पर मानव हत्या का अपराध या जुर्म घोषित किया गया और उनको सेशन कोर्ट में भेज दिया गया, और बाद में इनको फांसी का सजा हुआ। अब थोड़ा सा एक और चीज, ये तो ट्रेन वाले थे, माचिस वाले थे, रोटी वाले। अब थोड़ा फैशन इंडस्ट्री, वहां के एलिट क्लास की महिलाओं के लिए वो हैट वैट बनाने का मामला। अब ये तो बड़ा फाइन काम है। मेरी शादी में मुझे जो साड़ियां दी गई थी, तब मैं बंबई में गई थी, तो वो साड़ियां जो पारसी महिलाएं बनाती थी, उनका घर हमारे घर से बेहतर होता था। अब इनका ये टोपी वाली का थोड़ा सा टाइम है। जून 1863 के आखिरी सप्ताह में लंदन के सभी दैनिक पत्रों ने एक समाचार छापा। इस सनसनीखेज समाचार का शीर्षक था, अत्यधिक काम करने के कारण मृत्यु। और ये क्या है? ये एनी वालकले नामक एक 20 वर्ष की टोपी बनाने वाली नवयुवती थी, जो कपड़ों की बहुत ही प्रतिष्ठित दुकान में काम करती थी, जिसकी मालकिन एलिजे जैसे सुंदर नाम वाली महिला थी। यह लड़की लगातार 16 साढ़े 16 घंटे काम करती थी, लेकिन कभी कभी खास दिनों में उसको 30-30 घंटा काम देना करना पड़ा। जब उसकी श्रम शक्ति जवाब देती है, तो शेरी, एक तरह का शराब, पोट या कॉफी पिलाकर उसे काम में जुटा दिया जाता है। अभी भी मल्टीनेशनल ऑफिसेज में शराब वराब तो नहीं पता, कॉफी चाय चलता रहता है। कॉफी पी पी के काम करना मनुष्य को, हम लोग तो घोड़े और गधे और खच्चर से ऐसे काम नहीं। अब है कि लगातार काम कर रही है, 30-30 लड़कियां एक कमरे में बंद है, ये मरेंगी अब आगे। कमरा भी ऐसा कि उनको जितनी घनफुट हवा ऑक्सीजन चाहिए, उसका 1/3 मिलता है। क्या गणित है भाई, क्या कैलकुलेशन है। सोने का कमरा, जहां जो कभी कभी सोएंगी वहीं फिर उठ के काम करेगी। लकड़ी के तख्ते लगाकर काबुक के छोटे छोटे दम घोटने वाले सुराखों में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे छेद कर दिए गए जिससे हवा जा रहा है। ऐसे प्रत्येक कबूतर खाने में 2-2 लड़कियों को सोना पड़ रहा है। कितने घंटे? 2 घंटे, 4 घंटे। और बेड के नीचे क्या है? बेड चेम्बर, बिना धुला। ये तो मजबूर हैं। यह लंदन की सबसे अच्छी टोपी यानी हैट बनाने वाली दुकान है। और एक दिन वो लड़की एनी बालकले बीमार पड़ी और इतवार को मर गई। श्रीमती एलिजा को बहुत दुख हुआ कि देखो, बिना काम खत्म किए मर गई। तो फिर वो कोई मुकदमा वगैरह चला। मुकदमा में डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर भी कैसा है थोड़ा सा बता दूं। ये नाइटिंगेल का बड़ा नाम है ना, जो क्रीमिया के युद्ध में गई थी। तो क्रीमिया का युद्ध मेरी समझ से काफी बाद का है, गांधी जी भी उसमें गए हैं। तब वो केवल हाथ धोना बताई, और हाथ धोने के कारण बहुत से सैनिकों की जान बच गई। मेरे ध्यान में 1890 वगैरह का बात है, क्योंकि गांधी जी के साथ जुड़ा है। और गांधी जी का जन्म है 1869, तो उसके बाद का है। तो कौन टाइप का डॉक्टर होगा? आपको याद होगा, रोसे चाइल्ड के गुदा में फुंसी हुई और बेचारा फुंसी नासूर हुआ और मर गया। तो इसको डॉक्टर है कि क्या? तो उसने एनीवे कहा कि मेरी एन वालकले एक भीड़ भरे कमरे में बहुत देर तक काम की और बहुत ही छोटे हवा रहित सोने में कारण मर गई। डॉक्टर को तमीज सिखाने के लिए जूरी ने कहा कि एनी बालकले
रक्ताघात से मरी है, लेकिन संदेह होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट है कि भीड़ भरे कमरे में बहुत देर तक काम करने और सोने के कारण उसकी मौत जल्दी हो गई शायद। निश्चित क्या है, जूरी को क्या पता है, ब्लड प्रेशर के आघात से मर गई। इस पर एक अखबार है उनका, मॉर्निंग, वो कहता है कि हमारी ये गोरी स्लेव्स, वाइट स्लेव्स, आवर वाइट स्लेव्स, जो मेहनत करते करते कब्र में पहुंच जाती हैं, प्रायः चुपचाप भूलती रहती हैं और अंत में जय जय सीताराम। और ये कह रहे हैं जी, यूरोप की स्त्रियां 19 सेंचुरी में गोरी मेनसा। आज का समय 15 मिनट है, 1 मिनट। इस भयानक क्रूरता का उपयोग द टाइम्स पत्र, मतलब कितनी सच्ची घटनाएं हैं, वो कह रहा है 2 जुलाई 1863 को कि अरे तुम लोग कैसे आदमी हो जो गुलाम रखने वाले गोरे लोगों को निंदा करते हो। निंदा करने का हक नहीं है, हम लोग तो ये अपने ही लोगों के साथ कर रहे हैं, अपने ही लोगों के साथ कर रहे हैं, तो अफ्रीका के लोगों के साथ करना क्या खास बात है। एक और बस जरा सा, 30, जर्मनी का एक नन्हा सा है। जर्मनी, ये भी मार्क्स का लिखा है जिसका हिंदी अनुवाद है अध्याय 15 में। जर्मनी के ईसाई दानवीर जब गुलामों से आटा चक्की में चालक शक्ति का काम लेते हैं, आटा चक्की है, गोल गोल बैल हमारे यहाँ घुमाता है, वहां बैल की जगह आदमी घुमाता है, तो उसके गले में, आदमी के गले में लकड़ी का एक तख्ता बांध देते ताकि वे हाथ से उठाकर आटा मुंह में न डाल सके। आदित्य जी, अब मुझे इसके बाद थोड़ा राहत दीजिए तो अगला सुनाऊं, वो और भयंकर है। एक्चुअली क्या है कि इतना प्रोपेगेंडा हुआ है, इतना प्रोपेगेंडा हुआ है ब्रिटिश के बारे में। और आजकल मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब एक अमेरिका का जोक है, मैं हमेशा कोट करता हूँ बार बार, व्हेन एन अमेरिकन इज कॉन्स्टिपेटेड ही साउंड्स जस्ट लाइक ब्रिटिश। तो लोग मुझे बोलते हैं, ब्रिटिश लोग मुझे बताते हैं कि अरे अमेरिकन तो हमारे से ही आए हैं। लेकिन किसी अमेरिकन को पूछेंगे कि आप किधर से आए हैं, तो वो बोलेंगे कि हम सीधा हेवन से आए हैं। वो ये नहीं बताते कि वो ब्रिटेन से आए हैं। तो जो पुराने वाले हैं, जो नए वाले हैं, वो वापस उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो अमेरिकन लॉज मैं देखता हूँ आजकल, बहुत सारे लॉज यही प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए बनाए गए थे अमेरिका में। तो उनको ये भी, तो आपका एक बात ये भी सत्य होता है कि विपरीत लॉज हैं सारे, चाइल्ड लेबर के विरुद्ध। देखिए, आइडिया है आदमी को एक्सटर्मिनेट करना, एक्सटर्मिनेट करने के तरीके। ये जो कोरोना आया था, ये भी यही था, बिल्डिंग रह जाए, फैक्ट्री रह जाए, आदमी एलिमिनेट हो जाए, आदमी से भय। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी 2-4 चीजें और बता देती हूँ। 17वीं शताब्दी का फिनलैंड, जो 17 है वो 18 में भी है, 19 में भी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक है, 1960 तक है, 1950-56 में मार्शल प्लान आता है, असर आते आते छाछट होता है, 60 के बाद स्थिति बेहतर होती है। फिनलैंड में अकाल पड़ा है, ऐसा ही अकाल फ्रांस में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, हॉलैंड में, स्पेन में है, पुर्तगाल में है, बार बार है, बार बार है, एक अकाल पड़ा। इस अकाल में 1/3 आबादी भूख से मरकर साफ होगी, साफ नहीं होगी, सारी लाशें सड़ने के लिए सारे शहर में पड़ी हुई हैं, जो जहां है वहीं मर गया, लाश को उठा के कोई फेंकने वाला नहीं है। चील कौवा गीदड़ खा के जान बचा रहा है, तो साबुत लाशें नहीं है, कटी फटी चिथड़ी लाशें। इनके फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगी, चित्र दिखाऊंगी। यूरोप का पेंटर क्या पेंट करता है, भारत अजंता करता है, इलोरा करता है, अवंतिका की गुफाएं करता है,
और ये क्या पेंट करते हैं, दिखाऊंगी आराम से। 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण की स्थिति ये थी कि वो कंदमूल के ठूंठ खा खा कर किसी तरह रहते थे। बुरुगंडी में 10,000 से ज्यादा परिवार अकाल की भेंट चढ़ गए। देश की 1/3 आबादी पौधे के पत्ते छाल जड़े खाकर किसी तरह जीवित रही। एक सज्जन फर्नांड ब्रॉडेल बताते हैं कि लोरेन और आसपास, मानी ये एक लिख रहा है, एक जगह का कथा पूरे की है क्या। घास के मैदान में बचे हुए जिंदा मनुष्य, कंकाल जैसे मनुष्य उसी तरह घास चढ़ने लगे मुंह से जैसे जानवर चरा करते थे। इससे वे सूख कर काले और कंकाल से हो गए। ना, काले और कंकाल जब हो गए तब घास को मुंह से जानवर की तरह चर रहे हैं। कंकाल हो गए, भूख से तड़प कर मर गए। बार बार के अकाल ने बार बार के अकाल लोगों का दम तोड़ देते हैं। रेजिस्टेंस खत्म है, उनके बच्चे भी ऐसे ही कमजोर बीमारी वाले, नो रेजिस्टेंस। फिर अकालों के साथ ही यूरोप में महामारियों का दौर फैला, जिसमें सबसे भयंकर था प्लेग, जिसे मृत्यु का नेता तक कहा गया। सिफिलिस का वर्णन मैंने पिछली बार कहा। 17वीं 18वीं शताब्दी, ये क्या है, मॉडर्न साइंटिफिक टेम्पर। न्यूटन हो गया है, बेकन हो गया है, डिकार्टे हो गया है, रेनेसा हो गया है। सिफिलिस का रोग भी जब भयंकर तेजी से फैला, मैं 2-3 या हो सकता है अगले में कुछ फोटो दिखाऊं या और 5-7 के बाद दिखाऊं, कैसे कैसे लोग हैं और मृत्यु की कैसी कैसी तस्वीरें हैं पेंट करके। यूरोप में ये बात हवा में फैल गई सिफिलिस के रोग से कि यूरोपीय लोगों ने अमेरिका में जाकर वहां के देसी लोगों का जिस पैमाने पर नरसंहार किया है, उन मृत लोगों के श्राप से यूरोप में सिफिलिस इस भयंकर पैमाने पर फैल रहा है। ये सिफिलिस से ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। आप टाइप कीजिए गूगल पर सिफिलिस और पढ़िए और फोटोग्राफ देखिए, ये रोग होता क्या है और कैसे तड़पा के घृणित अवस्था में मारता है। और इससे जो लोगों के मन में घृणा फैल रही है, एड्स फेड्स तो बच्चा है इसके आगे। ये सिफिलिस 4-5 वर्षों के भीतर पूरे पूरे पश्चिमी यूरोप में फैल गया। सैमुअल पेपिस लिखता है, प्लेग हमें कुत्तों की तरह क्रूर बना रहा है। अभी हम कैनिबॉलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, बात ऐसी ही घटनाएं दसों हजार बार यूरोप में दोहराई गई। वो घटना हम नहीं बता रहे, घटना अगले में और 5-7 साल के बाद। 20वीं शताब्दी 1918 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड होने के आसपास और साथ में वो इन्फ्लुएंजा जो फैलता है, इतने लोग मरे जितने प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण यूरोप में नहीं मरे। इसका मतलब जरा समझिए, जितने सैनिक गोली खा के मरे, तलवार उलवार भाला वाला से मरे, जितने वो ट्रेंचेस में, खंदकों में सड़ सड़ के मरे, जितने सिविलियंस मरे, जितने बम्बार्डमेंट से मरे, जितनों को यहाँ से वहां, वहां से वहां भेज कर मारा गया, जितने यहूदियों को मारा गया, वो सब संख्या जोड़ दी जाए, जितने भूखमरी से मरे, जितनी औरतों, भयंकर रेप, रेप का तो हम बोलना ही नहीं चाह रहे, स्त्री वाला लाएंगे तब बोलेंगे। बच्चे जितने मरे उससे ज्यादा एक इन्फ्लुएंजा में मर गए। क्यों मर गए? देह में दम नहीं है। दम क्यों नहीं है? खाने को नहीं है। दम क्यों नहीं है? हाइजीन नहीं है। दम क्यों नहीं है? इन बेदम के कंगाल, कंगाल शब्द नहीं है भाई, कंकाल जैसे लोगों से वॉर इंडस्ट्री में जो काम लिया जा रहा है, तो उन फैक्ट्री स्त्रियों के जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो बहुत बाद में मैं बताऊं। जरा सा एक चीज और बता दूं,
एक, इसका एनालिसिस अभी नहीं कर रही हूँ, वो नहीं दिख रहा है मुझे। इनके यहाँ एक पुअर लॉज बना है। पुअर लॉज में हेल्दी आदमी को जाड़े के दिनों में सारे कपड़े उतार कर नंगा करके वो जो इनका घोड़ा गाड़ी है उसके पीछे बांध देते हैं, बांध के खींचते हैं उसको, किस पर, सड़क पर नहीं, वो पथरीली उस पर, और कोड़े से मारते हैं, और तब तक मारते हैं जब तक वो लहूलुहान नहीं हो जाता है, 5, 7, 8 मील या किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद उसको फांसी देते हैं। उसकी जुर्म क्या है, 2, 3 बार रोटी चुराया है। आदित्य जी, आदित्य जी, एक्चुअली बस आपने इतना जो बताया लोगों का, मैं तो पूरा शॉक्ड हूँ कि इतना इन्फॉर्मेशन जो आपने हम लोगों को दिया है। इसके कारण अभी तो बहुत कम बताया है। इस किताब को पढ़ेंगे, मेरी और जो किताबें हैं, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, जेनेटिक अजम्पशंस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरीज, भारत के भावी विकास की दिशा, ये तो मेरी है। लेकिन मेरी किताबों की खूबी क्या है, मैंने ओरिजिनल रिकॉर्ड्स कोट कर दिए हैं, एनालिसिस मेरी है, एनालिसिस मैं बाद में दूंगी। इस कारण से कोलंबस निकला है, इस कारण से वास्को डिगामा निकला है। नहीं तो पानी से इनको डर लग रहा है। 1885, 1851 में और 1885 में लंदन में जो इंडस्ट्रियल वो एग्जीबिशन हो रहा है, उस समय जो भारतीय लोग वहां गए हैं वो बता रहे हैं कि जो इनके कोस्टल एरियाज, बीचेस है, आप रहिए, बीचेस जो हैं उन पर जो मछुआरों के घर हैं उसका पीठ समुद्र की। 1885 पानी में उतना ही दूर जाके मछली पकड़ते हैं जितनी दूर तक धरती दिखती है। क्यों? धरती चपटी है। बाइबल स्टोरी ऑफ जेनेसिस आगे गए तो गिर जाओगे, कहा शैतान के यहाँ। तो बस यही 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 चल रहे हैं। ये जो गए हैं इससे बचने की, जब मैं आपको एक्सप्लोरेशन जो हुआ है उस पर जो किताबें हैं, मैंने मान लीजिए एक विषय पर 20 किताब पढ़ी, मान लीजिए पढ़ी होगी 50, 60, 20 के संदर्भ होंगे। उसमें से एक किताब के अगर 2, 2, 3, 3 पन्ने भी आप लोग को बताएंगे तो सोच लीजिए कितना शो होगा। और क्या उसको जाने बिना हम कुछ कर पाएंगे? ये करने वाले लोग कौन है? जो 100 साल पहले कर रहे हैं, 150 साल पहले कर रहे हैं। ये माइंड सेट वही है, ये बदला नहीं है। तो आप ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट जो कहते हैं, क्यों? आप भारतीय हैं, सनातनी हैं। ये ह्यूमन किसको कहते हैं ये तो हम जेनेसिस में इशारा किए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे चर्च के लोगों के कोटेशन से। तो इनसे डील करने के पहले नो देम, नो योर फ्रेंड्स, नो योर एनिमीज, नो योर न्यूट्रल्स। सो दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। और मुझे, मैं बता दूं, मैंने अपनी पुस्तक यूरोप के वीर स्त्री वीर पुरुषों को समर्पित किया है जिन्होंने क्रिश्चियनिटी चर्चियनिटी के पैशाचिक तंत्र को अपने चिदम से तोड़ दिया। बहुत सारे लोग हैं। घृणा मनुष्य से नहीं है, उस पाप से है। एक नया मूवमेंट चला है, पोस्ट मॉडर्निज्म करके बोलते हैं, नया मूवमेंट है। अब जैसे मैं पिछली बार इवेंट के लिए लोगों से, नेटिव अमेरिकन से मिलने गया था, तो उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव चर्च वाले लोग हैं। आई वाज शॉक्ड कि नेटिव अमेरिकन के रिप्रेजेंटेटिव चर्च के मेंबर्स। तो मैंने उनको पूछा, और सारे के सारे गोरे हैं, कोई भी नेटिव अमेरिकन नहीं है। तो मैंने उनको पूछा नेटिव अमेरिकन किधर है, तो नेटिव अमेरिकन को तो उन्होंने जंगलों में फेंक दिया है, रिजर्वेशन डाल दिया है। तो तो जब उनको पूछा तब वो बात करते हैं,
अब वी नाउ इज द टाइम फॉर लव, वी आर ऑल वन, वी आर टुगेदर, अभी हम सब एक हैं। तो ये मैंने उनको पूछा कि एक है तो तुम इनक्लोजर में चले जाओ सीधा, और इनको प्रेसिडेंट बना दो, बिल्कुल सब एक है। नहीं, मेरा बहुत लॉजिक, प्यार है। मेरा क्वेश्चन के साथ एक था, अगर अब सब एक है तो पहले ऐसा क्या था जब एक नहीं थे? जब आप यस। जब आप मेजोरिटी में यस। हैं तब आप बोल रहे हैं एक है, क्योंकि आपको डर लग यस। रहा है कि दुनिया खड़ी हो गई है इनके करतूतों को देख के, है ना? तो सबसे यस। पहले दुनिया छीन रही है इनका डॉलर, जो झूठ मूठ का करेंसी है। फिर उसके बाद जब डॉलर नहीं रहेगा फिर ये लोग वापस उसी सड़क पे आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला, मुझे बड़ा अच्छा आंसर दिया, जबकि हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन इससे मानसिकता पता लगती है क्या आंसर है। तो उसने मुझे बोला कि अगर हम लोग प्रेम या भाईचारा नहीं बढ़ाएंगे अभी, उसके मुंह से निकल गया, तो ये समय आएगा कि हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैंने उनको पूछा, आपकी दुनिया कौन सी है? दुनिया तो एक ही है, बट आपकी दुनिया कौन सी है? तो इनका दुनिया का मतलब होता है, वर्ल्ड का मतलब होता है सिर्फ इनके देश, एंग्लो सैक्सन ट्राइब, यही इनका दुनिया का मतलब है। दुनिया में बाकी को इंक्लूड नहीं करते। देश में 2% लोग, हाँ उसी देश की कथा बता रहे हैं ना। इनके अपने देश में ये कर्म हो रहे हैं। उस देश में 100 लोग हैं, तो देश का अर्थ है 5 अर्थ। करेक्ट करेक्ट। 95 को मार के खत्म कर। ये वेरी सुइसाइडल टेंडेंसी है। और इसका एक पौराणिक रेफरेंस भी है। मैं कोई ऐसे ढूंढ रहा था कि कहाँ पे उत्तर होगा, तो इसका एक उत्तर वामन पुराण में है, भागवत पुराण में है। किस तरह की मानसिकता उसमें पहले से बता दी गई है, जैसे इसमें बात हुई है। जैसे पुराणों में बताया गया है, भद्राश्व वर्ष में, भद्राश्व वर्ष इन्हीं के एरिया की तरफ आता है, भद्राश्व में, कि वहां की स्त्रियां क्योंकि वो स्वर्ग से गिरती है, तो वो सिर्फ बच्चे अपनी बुढ़ापे में करना चाहेंगी, ये लिखा हुआ है अंत में आके, अच्छा। क्योंकि वो अपना जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं सब लोग, स्वर्ग से गिरे हैं। तो जी। तो एक, तो मैंने वो कोरिलेट कर रहा था कि पुराणों में ऐसा क्यों लिखा हुआ है और इतना सत्य लिखा हुआ है कि सारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बच्चे नहीं करना चाहती, वो क्योंकि उनको लगता है बर्डन है वो। और यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो भी अपनी माताओं से घृणा करते हैं, इसलिए मदर्स डे मनाते हैं, ताकि वो घृणा थोड़ी कम हो। लेकिन वो घृणा करते हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी माँ ने किस तरह उनके साथ बर्ताव किया था। तो बहुत सारे जो उदाहरण हैं जो शास्त्रों में भी हैं, जो कनेक्ट हम कर सकते हैं। जो आपकी कंक्लूजन तो मैं सुनूंगा ध्यान से। और आदित्य जी, आप शास्त्र वाले हैं, इसीलिए कई बार मैं संकोच कर जाती हूँ, बोलूं कि ना बोलूं। आप बोलिए। आप लोगों की कल्पना के बाहर है, और इसीलिए मैं कोट करती हूँ। और जिनको जिनको कोट करती हूँ, वो वहां के स्टैब्लिश्ड मान्य लोग हैं। मार्जिनल स्कॉलर्स को मैं कोट कभी नहीं करती। वहां जिनको अथॉरिटी मानते हैं, वो माँ से घृणा इसलिए नहीं करते हैं। जो करते हैं वो सुनेंगे तो आप बोलेंगे ऐसे। चलिए आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आज हमारा समय भी हो गया है और लोगों को भी अगला शो देखने की तत्परता रहेगी, अगर वो रहेंगे यहाँ पे। तो तब तक आप, जो उन्होंने पुस्तक दिखाई है उसको जरूर खरीदें, और उसको मैं ऑनलाइन उपलब्ध कराऊंगा जल्दी से जल्दी। मैं उस पर काम करूंगा इनके साथ, ताकि अमेरिका में लोग इसको पढ़ें और अमेरिका में खरीदें इसको। तो मोस्टली और हम लोग, मुझे ये जरूर बताइए कि इतना वर्णन सुन पाएंगे आप लोग, कि इन सबको छोड़ के कुछ हल्की फुल्की बात करें। नहीं नहीं, यही बताइए, लोगों को बताइए, सच बताना जरूरी है, यही चैनल है सत्योलॉजी। और सत्योलॉजी पे एक चीज हम लोगों ने मेंटेन की है शुरू से अभी तक, कि कोई भी अनरेफरेंसेबल टॉक नहीं है, ओपिनियन टॉक नहीं है। तो रेफरेंसेबल टॉक्स हैं सारे, और लोग बार बार देख कर नोट्स बनाना जरूरी है इन सबको। और अभी जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे कुसुमलता केडिया जी के साथ, वास्तविक इतिहास का कोर्स, डिबंकिंग यूरोपियन मिथोलॉजी पे, तो देन यू कैन ऑल्सो हियर दैट फ्रॉम हर, लर्न फ्रॉम हर डायरेक्टली। उस कोर्स का डिटेल जल्दी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो फिर हमारे पास 3 कोर्स हो जाएंगे। योगा सूत्र कोर्स, ट्रांसेंडिंग द माइंड एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं। दूसरा 12x डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स। तीसरा हम करेंगे यूरोपियन मिथोलॉजी डिबंकिंग कोर्स। तो विल जस्ट डू दैट। इसमें मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि जो कोर्स करना चाहते हैं, उनसे भी हम लोग पूछें कि आप जानना क्या चाहते हैं। और अगर ये भारी होगा
तो अगले बार मैं थोड़ा भूगोल पर बात करके हल्का कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, इसी इसी मेंटेन रखिए। और जी। एक्चुअली क्या है, सारे कोर्सेज में बिफोर एनीवन जॉइंस हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वालिफिकेशन क्वेश्चन बोलते हैं। एक्सेप्ट डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स, वो एक जनरल कोर्स है, सबके लिए है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको किसी को ट्रांसेंडिंग द माइंड से क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस होते हैं, आपने कभी प्रैक्टिस किया, क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वैदिक पद्धति में पात्रत्व के बिना ज्ञान नहीं दिया जाता। तो आपको पात्रत्व होनी जरूरी है। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं है, आप मिसयूज करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो शायद हम लोग कोर्स ना करवाएं आपको। जी। तो थैंक यू सो मच कुसुमलता जी, आपके साथ बात करने में बहुत मुझे आनंद आता है और इतना सीखने को मिलता है। मैं आपके साहस को प्रणाम करती हूँ कि आप मुझे ये सब कहने के लिए अवसर दे रहे हैं। नहीं, एक्चुअली आपका हम लोग को सीखने को मिल रहा है। और दर्शकों को देखिए, जो नॉलेज ज्ञान होता है उससे विद्या से विनयता आती है, विनम्रता आती है। जजमेंटल बनेंगे तो आप अपने ऊपर ही आघात करेंगे। तो इसलिए जानिए और उस पर एक्शन लीजिए, जजमेंटल मत बनिए। तो एक्शन क्या कर सकते हैं कि फॉरेन ऑफिस, दूसरे जो अपने साथी हैं, सबको बताया जाए। और और अ, एक तथ्य को ढूंढने, क्योंकि एक पुस्तकें अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं वहां से। फिर आप अपना निष्कर्ष खुद निकालिए, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही बड़े बड़े रेवोल्यूशंस क्रिएट होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और आप सबको साधुवाद सुनने के लिए।